आज चैप्टर है सोशल साइंस का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनाई जाती हैं, इनका क्या पर्पस होता है, कैसे बनाई जाती हैं, इनका क्या काम होता है, और इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये आप लोग का कौन सा है, चैप्टर 4 है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज की हम लोग को जरूरत क्यों है। आप लोग देखिए, आप लोग कभी भी किसी एक ऐसी एरिया में जाइए जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं, किसी का थोड़ा सा इंटीरियर में गांव साइड में जाइए, तो हो सकता है कि वहां पे लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कम मालूम हो, या पार्लियामेंट के लॉज के बारे में भी कम मालूम हो। लेकिन उनको पॉलिटिकल पार्टीज का नाम उन्होंने जरूर सुना होता है साधारणतया। कभी इंटीरियर में चले जाएंगे तो वो चाहे जैसे कि यूपी की साइड में हम लोग देखेंगे तो लोगों को समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये है भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये लोगों ने नाम सुना होता है। या बिहार में जाइए तो आपको राष्ट्रीय जनता दल आपको मिल जाएगा, जेडीयू मिल जाएगा। ये सारी चीजें लोगों ने नाम सुने होते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसी से लोग अपने को कनेक्ट कर पाते हैं। यही है कि अगर हम लोग जो हम लोगों ने बात करी इस यही आपकी उसमें लिखा हुआ है। अब और यही विजिबल है, एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, विजिबिलिटी। ठीक है, तो विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। पॉलिटिकल पार्टी है तो विजिबल, इसका इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है वो पॉपुलर भी है। लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लोग जान तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग उससे एग्री कर रहे हैं या उसको पसंद करते हैं। कई बार इतना होता है भाई कि हाँ हमको पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पसंद है, लेकिन क्या करें, रास्ता भी उसी के थ्रू है, और वही उन लोग की डेमोक्रेसी भी वहीं तक उन लोग की कन्फाइंड है। अच्छा, ये केवल इंडिया में ही नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। लास्ट लगभग 100 साल पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थे, लगभग ना के बराबर थी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आज पूरी दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम बनके तैयार है। हर कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, लेकिन इनका काम क्या होता है, मीनिंग दैट अब शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग कि ये इतना हर जगह प्रेजेंट क्यों है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या, मीनिंग क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ऐसा ग्रुप है लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो एक कॉमन विचारधारा को शेयर करते हैं। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. They agree on some policies and program for the society with a view to promote the collective good. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज का एम होता है पावर में आना, गवर्नमेंट फॉर्म करना, और जो उनकी जो जिस चीज पे वो लोग एग्री हुए थे, जो मेजर पॉलिसीज थी, उसको इम्प्लीमेंट करना। क्लियर। और और अब यह है कि डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। ये कुछ फोटो हैं, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि दीवार पे आप लोग रंगेंगे नहीं। तो ये दीवार पे लोगों ने रंगा हुआ, पहले दीवार पे रंगने की परंपरा थी, और ये एक सस्ता माध्यम था। तो इससे जो वो पार्टी जो कि छोटी पार्टीज होती हैं स्टेट में, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वो भी इलेक्शन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट लिया करती थी। लेकिन इसकी वजह से अब वो पार्टी जब नहीं आ पाती, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको लड़ने में दिक्कत हो जाती है। जो नेशनल पार्टीज है वो तो मीडिया और तमाम जगहों से वो लोग अपने को कवर कर लेती हैं, लंबे चौड़े एडवर्टीजमेंट दे सकती है, करोड़ों रुपए खर्चा कर देती हैं, जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं स्पेशली, कोई भी गवर्नमेंट को कहीं भी। ये कार्टून है आर के लक्ष्मण साहब का। ये बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हुआ करते हैं, अब तो नहीं रहे, लेकिन एक पूरे जमाने भर में जब हम लोग पढ़ा करते थे, आप लोग के बराबर थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार हम लोग को लेते ही इसीलिए थे कि उसमें आर के लक्ष्मण का कार्टून आता था।
और सबसे पहले लोग सुबह उठ के लोग कार्टून देखा करते थे। कुछ कुछ लोगों को आप लोग पहचान रहे होंगे, पता नहीं आप लोग पहचान भी रहे कि नहीं, इनको शायद आप लोग जानते हो, इनको भारत रत्न मिला है। अडवाणी साहब है ये, लाल कृष्ण आडवाणी जैसी शक्ल बनी हुई है। ये चंद्रशेखर हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के। Where have all our leaders gone at a time like this? The the nation in play, सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोग अपना 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 माइक पे सब लोग पूरा कर रहे हैं। तो जितनी भी पार्टीज होती हैं वो लोगों को वो परसुएट करती हैं कि वो उनकी पॉलिसीज से वो लोग एग्री करें, या उनकी पॉलिसीज जो है वो बाकी पार्टीज की पॉलिसी से बेहतर है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का मेजर काम भी होता है, जिसके बेस पे वो कहते हैं कि अगर हम लोग आएंगे, अगर हम लोग पावर में आएंगे सबके सपोर्ट से, तो हम लोग इन पॉलिसीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो पार्टी थी, ये एक फंडामेंटल डिवीजन, ये पॉलिटिकल डिवीजन ये रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में। पार्टी जो है वो भी सोसाइटी का ही पार्ट होती हैं, और इन्वॉल्व पार्टनरशिप। तो अब दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, which policies it support and whose interest it upholds। अलग अलग ग्रुप है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पर्टिकुलर ग्रुप को वो कैटर कर रही है, वो कोई भी हो सकता है। कुछ पार्टीज होती हैं जो मजदूरों को, किसानों के सपोर्ट में हैं, कुछ पार्टीज होंगी जो बिजनेसमैन के सपोर्ट में हैं, कुछ पार्टीज की पॉलिसीज होगी कि सब कॉर्पोरेट सेक्टर आगे बढ़े, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज होगी कि जो गांव के किसान हैं पहले ये लोग बढ़े। तो ये सब डिफरेंट एजेंडा लेकर के सब लोग आते हैं। कुछ पार्टीज होती हैं जो इन दोनों का बैलेंस बना लेती हैं। अब किसी भी पार्टी में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो जो होते हैं जो लीडर होते हैं, दूसरे जो एक्टिव, जो मतलब जो उनके जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और तीसरे सपोर्टर होते हैं। जो एक्टिव मेंबर्स और जो तीसरे जो फॉलोअर्स। इसका फंक्शन क्या है, पार्टी इसका फंक्शन क्या है? तो पार्टी आप लोग से इतनी देर में लोगों को थोड़ी बहुत बात तो पता ही चल गई है। पार्टी का जो मेजर फंक्शन है वो इलेक्शन लड़ना। पहला फंक्शन यही दिया, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। और डेमोक्रेसीज में जो इलेक्शन जो है वो पार्टीज जो है कैंडिडेट अपने खड़े करती हैं, और पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करेंगी, ये हर कंट्री में अलग अलग तरीके हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए में वोट से डिसाइड होता है, पॉलिटिकल पार्टी ही डिसाइड करती है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो। जैसे इंडिया में जो ऊपर के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो सीधे नॉमिनेट कर देते हैं, इलेक्शन नहीं होता है। जो भी पार्टी है, जैसे कि ये मान ली कि राष्ट्रीय जनता दल वो लेते हैं, तो जो भी ये तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जिसको चाहेंगे उसको अपने 2 4 5 लोग मिलकर के पूरे सबके पार्टी लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। यूएसए में ऐसे नहीं है। यूएसए में इंटरनल इलेक्शन होता है। अभी एक इंडियन थे, साउथ इंडियन थे, उनको वो इलेक्शन से उनको वो इंटरनल पार्टी के अंदर वो हार गए। ट्रंप के अगेंस्ट में वो आ रहे थे अपनी अपनी ही पार्टी में। बहुत सारी कंट्री तो कई तरह के मेथड्स हो सकते हैं। इंडिया में हम लोग, आप लोग को मालूम है कैसे होता है, ऊपर वाले लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा काम है, पार्टीज जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर के आती हैं, और वोटर्स उसमें से चुनते हैं कि किसको वो लोग रखेंगे। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है सबको नहीं इकट्ठा कर सकती, सारी चीजों को नहीं कंसीडर किया जाता, सारे व्यूज को नहीं कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए जो कॉमन है वो निकाल लिया जाता है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल such a large variety of views in a democracy। जो सिमिलर ओपिनियंस, वही जो कॉमन है वो निकाल दिया जाता है लगभग, और वो डायरेक्शन देती है कि पॉलिसी जो है कैसे बनेगी। ये एक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का काम है। तो वो कुछ कॉमन एजेंडा वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, उसमें उस लगभग उसी सोच के जितने भी लोग होते हैं वो लोग आ जाते हैं।
तो बट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्ट, अब जो गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी, जो जिसको भी पब्लिक ने दिया होगा, वो जिस पॉलिसीज को लेकर के आई हुई है वो उन पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करेगी। तीसरा पॉइंट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये लॉ बनाने में भी इनका मेजर रोल होता है। कहने को तो एमपीज अपना अलग अलग वोट देते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा होता है वो उन लोग को कई बार जो मेजर लॉज होते हैं उसमें एक विप भी इशू हो जाती है कि सभी मेंबर्स जो उस पॉलिटिकल पार्टी के से आए हुए हैं, वो लोग इसी लाइन पे वोट देंगे, फेवर में या उसके अगेंस्ट में जो भी रहता है। डिबेट वगैरह तो फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर, लेकिन क्योंकि ज्यादातर मेंबर एक ही पार्टी के होते हैं तो वो जो पार्टी लीडरशिप कर देते वही कर देते हैं। क्लियर? एक कोई कोई यहाँ पे कोई सज्जन हमसे पूछ रहे कि क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपोज करते हैं। बेटा हर जगह की डेमोक्रेसी अलग अलग है, तरीके हैं। कायदे से अपोज करना चाहिए, कायदे से आप अपनी बात कहिए, अपने नियम लाइए, अमेंडमेंट लाइए, सब करिए, कायदे से ये करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का हम लोग का क्या सिस्टम है, जिस तरीके के लोग इलेक्ट होते हैं, ज्यादातर वो लोग उतना काम भी नहीं करते हैं तो उनके पास पॉइंट्स भी नहीं होते हैं। तो और जिस तरीके से इस समय चल रहा है, मतलब एक आदमी के कहने पर पूरा सब कुछ होता है, तो लगभग ना के बराबर है। लेकिन बहस होनी होनी चाहिए, होती है, थोड़ा बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन जो प्रॉपर बहस होनी चाहिए वो इंडिया में अभी भी नहीं, धीरे धीरे कम होती है। पहले होती रही है, पहले होती रही है, स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा बहसें हुई जब 1950 60s में इंदिरा गांधी के आने के पहले तो बहसें हुई हैं। उसके बाद भी जब ये वीपी सिंह गवर्नमेंट है तो भी बहस हुई है। कम पार्टीज की बात नहीं, कम पार्टीज होती है लेकिन जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं ना। एक ही पार्टी के लोग बोलते हैं, सेम पार्टी से आए हुए लोग भी खड़े होते हैं, बोलते हैं कि नहीं साहब ये नहीं, ये होना चाहिए, और इसी ने भेजा गया उनको। जब तक बहस नहीं होगी तब तक, जैसे हम लोग कहते हैं भाई पार्टिसिपेट करिए क्लास में आप, तो जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोई मतलब थोड़ी हुआ। एनीवे, तो पार्टी फॉर्म एंड रिक्रूट, तो पार्टी उसके बाद ये तीसरा काम है कि वो गवर्नमेंट रन करती है, वो लोगों को छांटती है, उनको ट्रेन करती है और फिर उनको मिनिस्टर बना देती है। और जो मिनिस्टर होते हैं फिर वो पार्टी लाइन पे काम करते हैं। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, train them and then make them ministers to run the government in the way they want. Clear? दोस्त पार्टी जो इलेक्शन में हार जाती है वो रोल ऑफ अपोजिशन में आती है। तो जो रोल ऑफ अपोजिशन में आती है वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की गलतियां बताती है। और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जब तक अपोजिशन नहीं स्ट्रांग होगा तब तक उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। भाई आप हर कोई भी आदमी मतलब ईश्वर थोड़ी हो जाता है, तो उससे भी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को फाइंड आउट करना तो अपोजिशन का रोल होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, और वो गवर्नमेंट का अपोजिशन करती है क्योंकि उनका डिफरेंट व्यूज होता है, और जहां जहां पे गवर्नमेंट फेल होती जाती है वहां वहां पे वो लोग उनको पॉइंट आउट करते हैं। छठा काम है पार्टी का, ये पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है। वो उन इश्यूज को पॉलिटिकल पार्टी उठाती है। पार्टीज में लाखों मेंबर्स होते हैं और एक्टिविस्ट होते हैं जो ऑल ओवर द कंट्री में बिखरे होते हैं, और कई प्रेशर ग्रुप भी होते हैं साथ में, ठीक, जो इसका एक्सटेंशन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे एक मजदूरों का एक संगठन हो गया, एक एक बिजनेसमैन का संगठन हो गया, एक मीडिया ग्रुप
का एक संगठन हो गया, तो सब लोग अपनी बातें गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई हमारी बातों को भी एडजस्ट किया जाए, और गवर्नमेंट को करना पड़ता है। गवर्नमेंट को बिजनेसमैन के लिए भी काम करना पड़ता है, मीडिया के लिए भी काम करना पड़ता है, जो मजदूर संगठन है उसके लिए भी काम करना पड़ता है, किसानों के लिए भी काम करना पड़ता है। ये इसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। और पार्टीज जो है समटाइम्स वो मूवमेंट भी लॉन्च करती है जो प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है। जैसे महंगाई ज़्यादा हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पोजीशन में होंगी वो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी। जब पुरानी गवर्नमेंट थी तो एक मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, इसमें मिनिस्टर हैं। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 300 से 400 रुपये हो गया था उस टाइम पे। तो अपना वो सिर पे सिलेंडर उंडर लेकर के निकली थी। या जैसे प्याज का दाम ज़्यादा हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में, तब सोनिया गांधी ने प्याज को लेकर के पूरा किया था। 80 रुपए किलो हो गया था 2003-4 में, तब उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। तो ये जो भी पब्लिक डिमांड्स होती है उसको लेकर के लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जो भी अपोजिशन पार्टीज होती हैं। या जैसे अन्ना का मूवमेंट हुआ था, तो पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, पार्टीज जो है लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम तक लेके जाती है। किसी भी आप देखते हो बाकी जगहों पे डीएम के पास तक पहुंचना या एसडीएम के पास तक पहुंचना मीन्स में जो लोग निचले लेवल पे हैं उनको दिक्कत होती है, वो लोग वहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए वो लोग जो उनके एरिया का जो सभासद है या एमएलए है या प्रधान है, ये लोग इसके पास लोगों की ज्यादा एक्सेस होती है, तो लोग वहां तो पहुंच जाते हैं। वो अब वो उनसे डीएम से मिलकर के जो भी रहता है उससे जो भी का काम होता है वो करवा देता है। ये सब हर आदमी तो नहीं जा सकता है। हम लोग वो पुराना चला आ रहा है कि वहां तो नहीं जाना है, हम लोग अंग्रेज हुआ करते थे। और एन ऑर्डिनरी सिटीजन, वही जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो लोकल पार्टी लीडर तक पहुंच जाएगा, वो अपने एमएलए तक पहुंच जाएगा, ये जो एमएलए इलेक्शन हारा हुआ था बजाय कि गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने के। दैट्स व्हाई दे फील कि वो पार्टीज के ज्यादा नजदीक लोग अपने को पाते हैं बजाय कि गवर्नमेंट के। और इसीलिए उनको, जबकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट वो नहीं भी करते, दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, लेकिन उसके बाद भी वो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो लोग मजबूरी में लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के पास। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। लोगों को, जो पार्टीज हैं उनको पीपल्स की नीड्स और डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना होता है। अदरवाइज जब अगर कार्यकर्ता निचले लेवल पे लोगों के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है तो लोग उससे दुखी होने लगते हैं, लोग अलग हटने लगते हैं। तो काम नहीं किया जा रहा है तो नेसेसिटी, इसकी जरूरत क्या है? दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर्स द question asked above. We need political parties because they perform all those functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. अभी भी इसका हम लोग आंसर देना है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज नहीं सरवाइव कर सकते। क्यों? अगर हर कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट अगर होगा तो कोई भी जो है ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता है लोगों से जो वो इंप्लीमेंट करवा ले जाए। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कुछ कॉमन एजेंडा के साथ आती है कि हम ये कॉमन एजेंडा हम पूरा कर देंगे। अदरवाइज जैसे इंडिया में से जैसे 500 लगभग 550 एमपी है, 542 एमपी है, 44, तो ये सब लोग मिल करके, अब सब लोग अलग अलग होंगे, सबके अलग अलग प्रोमिस होंगे, तो कैसे काम होगा? तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। भाई हम आएंगे तो ये इस कॉमन काम के लिए हम सब लोग एग्री कर रहे हैं।
ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, जो अपनी लोकेलिटी में करना होता है। लेकिन पूरी कंट्री के लिए कैसे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिर? इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। अब जितनी बड़ी सोसाइटीज हैं, लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जैसे जैसे सोसाइटीज लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, वो एक एजेंसी, दे ऑल्सो नीडेड some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. तो उनको एक ऐसी एक मैकेनिज्म ढूंढा जाता है कि जो गवर्नमेंट टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। क्लियर? जो लोग गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें जो ये क्या नाम है उसका, जैसे एनडीए ये गवर्नमेंट रन कर रहा है और जो यूपीए वाले मेंबर्स है वो उसका अपोज कर रहे हैं, तो दोनों की जरूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इस नीड को वो लोग पूरा कर देती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने। ये देखिए जो आप लोग से बता रही सिर पे सिलेंडर रख करके, हाँ, बहुत महंगाई हो गई है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, आज गली में हाल बना हुआ है, महंगाई है, महंगा। ये बीजेपी के महिला मोर्चा दासुलो से कह रहे थे, उन्होंने किया था। ये मिनिस्टर साहब 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, इस तरीके के काम पार्टीज जो है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए? लेकिन जहां पे मेच्योर डेमोक्रेसी है, जहां बहुत दिनों से है, वहां पे ज्यादातर में सिर्फ 2 पार्टीज है। एक सेंटर राइट होगी, एक सेंटर लेफ्ट होगी। ये कुछ भी इस तरीके से वो चाहे यूएसए है या जैसे यूके है, तो एक कंजर्वेटिव पार्टी है, इसको टोरी पार्टी कहते हैं, और दूसरी जो लेबर पार्टी है। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ओल्ड सिस्टम पे, अपने ग्लैमर पे, बड़े लोग, इंग्लैंड की अस्मिता के बारे में बात करेगी। जो लेबर पार्टी है वो वो गरीब लोगों के बारे में बात करेगी, कि भाई इन लोगों को भी बराबर के राइट्स मिले, वो उनके लिए ज्यादा काम करेगी। तो अब ऐसी कैंडिडेट भी चुनेंगी। और जो कंजर्वेटिव पार्टी होगी वो अपनी शान में है कि भाई हम लोग, तो वो उसमें लॉर्ड्स आएंगे ज्यादातर। इंडिया में मेनली अभी कोई पूछ रहा है कि हाँ इंडिया में क्या किया जा सकता है, इंडिया पे भी हम लोग आ रहे हैं। इंडिया बेटा, इंडिया में ढेर सारी रीजनल वेरिएशंस हैं और पॉलिटिकल पार्टी बाहर से नहीं हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चीजें मेच्योर होती रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि जो एक एरिया तक ही सीमित है, जैसे कि उड़ीसा में है, जो यहाँ पे ये बीजू पटनायक की है, या जैसे तमिलनाडु है, वहां पे डीएमके अन्ना डीएमके ही है, या जैसे कि यूपी में समाजवादी है और बसपा है, या जैसे बिहार में भी है तो राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू, ये लोग उस पर्टिकुलर एरिया तक ही कन्फाइंड, उस एरिया की अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के वो लोग आगे आ रहे हैं। तो इसमें नेशनल पार्टीज के अलावा जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी है, जो सिर्फ आंध्रा के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनको उनका अपना अलग कल्चर, अपनी चीजें, उसको भी कंजर्व करना होता है। तो इंडिया में इस चीज को ज्यादा हुआ कि सब ढेर सारी पार्टीज है, और हो सकता है समय के हिसाब से धीरे धीरे हो सकता है कि मामला एक दो पार्टीज तक कन्फाइंड हो जाए। चाइना में तो एक ही पार्टी है, चाइना में तो एक ही पार्टी है, और जो कुछ भी होता है उसी पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है। देखिए ये वही जो बात आप कैसे कर रहे थे वही इसमें है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, ये इसको वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, चाइना। ठीक है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे अलाउ है और कोई पार्टी नहीं, क्योंकि बेसिक्स उससा उन लोग का उसी पे है। लीगली स्पीकिंग पीपल जो है वो फ्री होते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज से।
फॉर्म करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी। इलेक्ट्रोल सिस्टम इसके लिए इतना डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर। जो वन पार्टी सिस्टम है उसको हम लोग बहुत अच्छा ऑप्शन उसको भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ओपिनियन उसमें नहीं, वो क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं आता है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए इलेक्शन में compete करने की। आपको से बात हो ही गई है कि दो पार्टी सिस्टम यूएसए का या यूके में, जहाँ पे ढेर सारी पार्टीज compete करती हैं, जैसे इंडिया में यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसमें जो गवर्नमेंट जो बनाई जाती है, कई पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। जैसे एनडीए में अब तो कुछ पार्टीज अलग हो गई हैं, लेकिन फिर से जैसे शिवसेना भी थी, ये उड़ीसा की पार्टी भी है, या अकाली दल है पंजाब वाला, अब अलग हो गया था लास्ट ईयर। तो सब लोग मिल के बनाते हैं। ढेर सारी पार्टीज का होता है, जैसे कि एक राजभर की पार्टी है यूपी में, वो भी आके इनसे मिले। अभी जैसे बिहार में जनता दल यू भी आके मिला बीजेपी में। तो वो सब मिल करके एनडीए बनाते हैं। उसी तरीके से यूपीए है, इसमें भी ढेर सारी पार्टीज का पूरा कॉम्बिनेशन है। ये तृणमूल कांग्रेस है, या आम आदमी पार्टी से कहीं कहीं पे इन लोगों की बात हो रही है कि हम सब लोग साथ में मिलकर इलेक्शन लड़े। कई बार इलेक्शन के बाद भी पोस्ट इलेक्शन अलायंस भी बनता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे 2004 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए और लेफ्ट फ्रंट, ये तीन ग्रुप लड़े थे इलेक्शन, एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट। मल्टी पार्टी सिस्टम अक्सर मैसी हो जाता है, और फिर उससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी कई बार आती है। कोई एक अलग हो गया तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। लेकिन वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियंस को ये एकोमोडेट कर देता है, क्योंकि जो पार्टी वहां पे बाहर से आई हुई है, जो प्रेजेंट कर रही है, तो वो अपनी जिस भी ग्रुप की वजह से है, उस वो अपने ग्रुप की चीजों को वो सामने लाती है कि भाई लॉ बन रहा है, चीजें हो रही है, इसको जरूर करिए। क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ती है। हाँ, नहीं करेंगे तो अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि क्या बेहतर क्या है। पार्टी सिस्टम कोई बाहर से आप इम्पोज नहीं कर सकते, ये इंटरनल है, खुद अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जैसी कंडीशंस होती है कंट्री की, उसके हिसाब से होता है। तो हर कंट्री का अलग अलग आता है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जो बातें हो रही थी इनकी, इंडिया में ढेर सारे सोशल और जोग्राफिकल ग्रुप्स हैं अलग अलग। तो किसी भी कंट्री के लिए एक ही सिस्टम हर कंट्री के लिए लागू नहीं होगा। अब आप लोग को कुछ क्लियर आप लोग को हो रहा है। ये अक्सर कहा जाता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड सिटीजंस आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। सिटीजंस को पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो अवेलेबल एविडेंस है वो दिखाती हैं कि इंडिया के लिए ये बात पार्टली ट्रू है, पूरी तरीके से नहीं। कई सर्वेज वगैरह हुए, बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का साउथ एशिया में। लेकिन जो प्रपोर्शन है कि जो कहते हैं कि जो ट्रस्ट है वो नॉट नॉट मच और नॉट एट ऑल इज मोर देन दोज हु हैव सम और ग्रेट ट्रस्ट। बहुत सारे लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ट्रस्ट नहीं है, और काफी लोगों का है। इंडिया में थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा है।
क्योंकि काम भी यहाँ पे लोगों का पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, खासकर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी के, पब्लिक उनके पास ज्यादा पहुंचती है, इसलिए ट्रस्ट करने के लिए हल्का सा मजबूर हो जाते हैं। जैसे जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग जा सकते हैं, तो वो लोग सीधे गवर्नमेंट ऑफिस से जाते हैं, उनको उनको इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। द proportion of those who feel close to a political party, एक बार देखिए डाटा दिया हुआ है पहले का। Despite fluctuation, party identification has gone up in India. 1971 से 2005 के बीच में है ये। 2004 में सबसे ज्यादा 53% लोग हैं। पार्टी मेंबरशिप तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि खास करके बीजेपी की तो इधर मेंबरशिप बहुत ज्यादा बढ़ी जब से ये लोग पावर में 2014 में, जब से हम लोग के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उससे बने, तब से बहुत ज्यादा बढ़ी बीजेपी की। उसके लिए उन्होंने बहुत काम भी किया है मेंबरशिप बढ़वाने के लिए। पार्टी मेंबरशिप जो है साउथ एशिया में ज्यादा है बजाय रेस्ट ऑफ द ग्लोब के, पूरी दुनिया से। जैसे तंजानिया में 26 है, यहाँ पे 23 है, इंडिया में 11.4, स्वीडन में 10.3%। हाँ, यहाँ पे तो क्या बोले हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, आप लोग भी, आप जब बड़े कुछ समझेंगे यहाँ पे तो थोड़े से। उसके कारण 27% of the candidate think that the liberals should be in power. 35% think that the conservative deserves a chance. 98% of candidates agree that all politicians should be locked in the trunk of a 82 लोगों going over नाइजीरिया, उनको सबको उठा करके नाइजीरिया पास से जितने नेता हैं सबको उठाकर फेंक देना चाहिए। यस, पसंद लोगों को नहीं आते हैं जो नेता है, जो उम्मीद की जाती है वहां पे लोग खरे नहीं उतरते हैं लोगों की उसमें। तो कहते हैं जितने हैं सब वही हैं, तो सबको उठा करके डाल दे, मतलब नाइजीरिया फॉल में जाकर के फेंक देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो नेशनल पार्टीज होने के लिए जो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि आपका लोकसभा में का जो इलेक्शन होता है उसमें जो टोटल वोट पड़े हैं उसके 6% वोट आपके फेवर में पड़े हो, या 4 स्टेट में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है वहां पर 6% से ज्यादा हो, और 2 सीट मिनिमम आपको लोकसभा में आपको मौजूद होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग। तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन जिनको रिकॉग्नाइज करता है, a party that scores at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। ये तो स्टेट पार्टी का हो गया। और नेशनल पार्टी के लिए ये है, अब ये नेशनल पार्टी के लिए हो गया। That secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election, एक कंडीशन। और दोनों नहीं, 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में टोटल ऑल ओवर इंडिया का 6% वोट आपको मिला है तो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड। या असेंबली इलेक्शंस 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट में, और एटलीस्ट 4 सीट आपको लोकसभा में मिलनी चाहिए एज ए नेशनल पार्टी। नहीं, और जीतना कंपल्सरी नहीं, 6% वोट मिलने चाहिए 4 स्टेट में, वो कंपल्सरी है। 6% वोट या तो आपको 4 स्टेट में मिले, या 6% वोट आपको ऑल ओवर इंडिया मिले। 6% वोट 4 स्टेट का मतलब जब वहां पे स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है, जब चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा है,
जैसे आम आदमी पार्टी मान लीजिए, तो जैसे वो जब दिल्ली का जब स्टेट इलेक्शन हुआ वहां पे उसको सीट मिली, जब पंजाब का हुआ वहां पे इन लोग को वोट मिले, जब भी गुजरात में भी पार्टिसिपेट किया, गोवा में भी पार्टिसिपेट किया, तो 4 स्टेट में जो टोटल वोट जो पड़े उसका 6% इनको मिला। और लोकसभा में उनकी कम से कम 4 MP वहां से टोटल मिला के 4 MP मौजूद। क्लियर? तो वो नेशनल पार्टी हो जाती है। अब इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्टी है? आपके बुक में जो हम भी देख रहे थे, हम आने के पहले थोड़ा सा थोड़ा सा ये बुक हल्की सी पुरानी है, 2019 के आसपास की, 19-20 की शायद प्रिंटिंग है जो हमारे पास है। एक पार्टी इसमें दी है जो अब नेशनल पार्टी नहीं रह गई, और एक पार्टी दूसरी है जो नेशनल पार्टी है लेकिन यहां पे नहीं मौजूद है। ठीक? तो जो पार्टी यहाँ पे आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, जो पहले नेशनल पार्टी थी और अब नेशनल पार्टी नहीं है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनको 6% वोट नहीं मिले, इनके 4 MP नहीं आए, और उसकी जगह एक दूसरी पार्टी जो 10 अप्रैल 2023 को जो रिकॉग्नाइज हुई लास्ट ईयर, नेशनल पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी, जिस जो दिल्ली और पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट है। क्लियर? आपके बुक में उसके बारे में नहीं है, आपके बुक में जिसके बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। तो सीपीआई हम लोग छोड़ देंगे, आम आदमी पार्टी आप लोगों को मालूम ही है, अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के बाद से बनाया था। ये जो सबसे पहले ऊपर नाम लिखा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी जिसकी हेड है, कि 1998 में उन्होंने फॉर्म किया था। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। ये नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई है 2016 में। पार्टी का सिंबल जो है वो फ्लावर्स एंड ग्रास है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये पार्टी जो है ये सेकुलरिज्म और फ्रीडम के लिए डेडिकेटेड, और फेडरलिज्म के लिए। सेकुलरिज्म, रिलीजन से कोई मतलब नहीं रहेगा, सभी रिलीजन को हम इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, किसी रिलीजन को हम कोई स्पेशल महत्व नहीं देंगे। और फेडरलिज्म मतलब जो स्टेट है दे शुड बी वेरी पावरफुल, क्योंकि वो कन्फाइंड है बेसिकली स्टेट्स तक। वो अब क्लियर, वो वेस्ट बंगाल में तो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, उसके बाद ये त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, इन सब, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे उन्होंने अच्छा इलेक्शन पे पार्टिसिपेट किया। तो 2011 से वहां पे लगातार बनी हुई है वेस्ट बंगाल में। पिछले और इन द जनरल इलेक्शन जो हुए थे, उनको वो 4.0% वोट मिले थे। वो सिर्फ इन्हीं जगह पे लड़ी ना, बाकी जगह पे नहीं लड़ी, या बाकी जगह पे मतलब उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा भी हो गया तो भी कोई बहुत उसको वोट नहीं मिलेगा। और 22 सीट जीती थी उन्होंने, कुल वेस्ट बंगाल में कुल 40 सीट है, जिसमें से 22 सीट टीएमसी ने जीती थी और 18 सीट बीजेपी ने। 41 से एक सीट कांग्रेस को मिली थी अभी रंजन चौधरी की, और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में। हाँ? नहीं नहीं, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में तो पूरी गवर्नमेंट चल रही है इनकी। इन 3 स्टेट्स में इनको 6% से ज्यादा वोट मिले। वेस्ट बंगाल में तो गवर्नमेंट भाई 2011 से गवर्नमेंट, वहां तो ये लगभग ये वो 40% के आसपास इनको वोट मिलते हैं। दूसरी पार्टी ये बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी इसका सिंबल है, इनका उसका सिंबल ये फ्लावर एंड ग्रास, इसका सिंबल हाथी है। जो लोग यूपी से कनेक्टेड वो लोग पहचान जाते होंगे। ये बेसिकली जो लोग पिछड़े लोग हैं समाज में, जो डिप्राइव्ड क्लास है, ये उनको लेकर के आगे बढ़ती है। इसमें ये काशीराम साहब थे, उन्होंने ये पार्टी फॉर्म किया था, और इसकी लीडर उन्होंने जो चेहरा, जो पोलिटिकल चेहरा दिया था, वो दिया था उन्होंने मायावती का, जो एक लॉ ग्रेजुएट थी, काफी पढ़ी लिखी वुमन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और ये शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल और माइनॉरिटीज,
उनको स्पेशल केयर करती है। मेन एम है कि ये लोग, इनके हाथ में पावर हो, इनका पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। और इनके ये साहू जी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, पेरियार रामास्वामी नायकर, और बाबा साहब, और बाबा साहब ये वो ये जिनको हम लोग बी आर अम्बेडकर भी हम लोग कहते हैं, बाबा साहब उनका नाम है। जैसे महात्मा गांधी के लिए महात्मा लगता है, सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी लगता है, ऐसे ही बी आर अम्बेडकर के लिए हमेशा बाबा साहब किया जाता है। क्योंकि उन्होंने उनके जो आइडियल्स थे, उनके जो इंटरेस्ट थे, उसके लिए ये पार्टी बनाई, फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। और जो लार्जेस्ट स्टेट जो यूपी का रहा, यहाँ पे उन्होंने पावर भी इंजॉय किया। इसके अलावा ये एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, ठीक, दिल्ली और पंजाब में भी इनकी प्रेजेंस है। क्लियर। और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ इन्होंने फॉर्म भी किया। और पिछले लोकसभा इलेक्शन में 2019 वाला हुआ था, इसमें 10 सीट जीती थी यूपी में, सबको मिला लोकसभा 10 सीट। और ये भारतीय जनता पार्टी, जो लोग इस समय पावर में है, तो ये बेसिकली 1980 में बनी थी, जब वो पुराना भारतीय जनसंघ जो था, तो जब वो जनता पार्टी में मर्ज हुआ था, सब लोग ने कोलिशन बन गया, तो फिर वो कोलिशन चल नहीं पाया था, तो फिर से उसको रिवाइव करवाया गया था। तो उसमें ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय इनके लीडर्स थे, जो जो उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में 1951 में भारतीय जनसंघ बना था, वही फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया। एक स्ट्रांग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं। और इनका जो पूरा इंस्पिरेशन जो ये लोग लेते हैं फ्रॉम ये इंडिया के एंशियंट कल्चर और वैल्यूज से। क्लियर। एंशियंट कल्चर और वैल्यूज का रिवाइवल के लिए भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम पुराना सिविलाइजेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे। एंड दीनदयाल उपाध्याय की जो आइडिया है, जो दीनदयाल उपाध्याय की जो आइडिया है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय और हिंदुत्व की बातें करती है। इंडियन की नेशनल कोड और पॉलिटिक्स में हिंदुत्व जो है वो मेन चीज। और जो ये कहते हैं कि साहब हम लोग को फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन लोग जम्मू कश्मीर के इंडिया से जो कि इन्होंने पूरा कर लिया, ठीक है, इनका इसी ये लोग का पुराना एजेंडा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए होगा, ये भी अब इसके लिए भी बातचीत अभी चल रही है, अभी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये। और और इसमें जो जो डिफरेंट रिलीजन के जो तमाम जो इंटरनल चीजें हैं, उसको वो खत्म कर देंगे कि पूरे देश के लिए एक लॉ रहेगा, ठीक है। तो जो रिचुअल्स जो इंटरनल जो खास करके ये प्रॉपर्टी मैटर्स में, या जो मैरिज है या जो डाइवोर्स है, इन सब में एक ही लॉ रहेगा ऑल ओवर इंडिया। और रिलीजियस कन्वर्जन बंद हो जाएंगे, क्योंकि तमाम रिलीजन में कन्वर्जन का होता है। जैसे बैप्टिज्म, जैसे क्रिश्चियन जो है किसी को बैप्टाइज करते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं, या मुस्लिम जो है उन लोगों को मुस्लिम रिलीजन में कोई कहते हैं कि नहीं, हम लोग का अपना जो पुराना एशियन रिलीजन है, इंडिया में ये रिलीजन नहीं बदला जा सकता।
इसका सपोर्ट बेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ये पहले ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में लिमिटेड थी और अर्बन एरियाज की पार्टी थी। फिर बाद में ये थोड़ा सा साउथ में कर्नाटक में पहुंची, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में वहां, ठीक है, वहां भी पहुंची और पावर में आई 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी साहब इनके उनके अंडर में गवर्नमेंट बनी और 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो लार्जेस्ट पार्टी 303 मेंबर्स के साथ वो आई और सेंटर में इस समय इन्हीं की गवर्नमेंट है। तीसरी पार्टी सीपीआई है, इसके बारे में हम लोग नहीं बात करें, 1925 में बनी थी, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती थी। ये अब नेशनल पार्टी नहीं रह गई और ये लगातार वीक होती चली गई क्योंकि लोगों को यहाँ पे मतलब जो इनके जो विचारधारा जैसे लोग एग्री नहीं हो, क्योंकि ये गरीबों और उनकी बात करती थी, वर्किंग क्लास, फार्मर्स, पुअर, तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए तो फिर ये वीक होती चली गई। बाद में इसी में फैक्शन भी हो गया, सीपीआईएम अलग इनसे अलग हो गई थी। ये ये केरल में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पे रही, बिहार में रही एक लंबे टाइम तक, लेकिन अब ये नेशनल पार्टी नहीं रह गई क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आई। ना 6% वोट ये ऑल ओवर नेशन में मिल पाए, ना ही ये असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट मिल पाए। अब ये सीपीआईएम जो है, जो 1964 में बिलीव में जो बनी थी, ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है और ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट है। एक कंट्री दूसरे पे कब्जा नहीं करेगी, किसी भी जगह पे कोई भी जबरदस्ती अपनी विल हम नहीं थोपेंगे। ये कम्युनिज्म का खास वो होता है, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट है कम्युनिज्म एंड कम्युनलाइजेशन, और रिलीजन के नाम पर भी ग्रुप्स नहीं बनेंगे। और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये इंडिया के लिए खास तौर से इन्होंने इस तरीके से अपने को अडॉप्ट किया, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में जो कम्युनिस्ट पार्टीज है वो लोग वन पार्टी रूल से चलते हैं और ज्यादातर लगभग पे आर्म्ड रिवोल्यूशन से पार्टीज आई थी, इसलिए उसके बाद वही कंटिन्यू हो गई। वो चाहे बोल्शेविक पार्टी जैसे बोल्शेविक्स रहे यूएसएसआर में, या जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे यूगोस्लाविया में, कई कई कंट्रीज में रहा। और लेकिन ये लोग इलेक्शन में बिलीव करते हैं क्योंकि ये इंडिया में है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे टाइम तक लोग पावर में रहे, लगभग 34 साल तक बिना ब्रेक के, जब ज्योति बाबू थे। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 1.7% ऑफ द वोट इनको मिला और 3 सीटें मिली। ये पुरानी रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि अभी भी केरल में अभी भी इनकी गवर्नमेंट है। ये भी धीरे धीरे काफी वीक होती चली जा रही है क्योंकि लोगों को इनकी, अब ये एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1885 में इसका ये बनी थी और कई बार ये कांग्रेस टूटी है। इसी से टूट टूट के तमाम ग्रुप्स बने, वो चाहे ममता बनर्जी वाली हो या शरद पवार वाली हो या मतलब ढेर सारी पार्टी उसके पहले भी लगातार टूटती रही, इसमें स्लो निकलते रहे। इसने स्टार्टिंग में उसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और तो कई दशकों तक ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इनका ये लोग रूल करते रहे कंट्री पर। इसमें इनके सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया, उन्होंने एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते, इनका एक था कि ये मॉडर्न कंट्री बनाएंगे जो सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। तो रूलिंग पार्टी जो सेंटर में रही 1977 तक रही, वही उसी में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद फिर लोग हार गए। उसके बाद फिर दोबारा ये लोग 80 में वापस आए और 80 से 89 तक रहे। उसके बाद 89 के बाद इनका सपोर्ट बहुत कम हो गया और फिर लोग पावर से बाहर हो गए।
कि फिर लोग पावर से बाहर हो गए। और फिर ये लोग 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने फिर लोग दोबारा पावर में है। और 2 टर्म उन्होंने पूरा किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह सन 2004 से लेकर 2014। ये पूरी कंट्री भर में इनकी प्रेजेंस दिखाई पड़ती है थ्रू द कंट्री। और एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, तो ना तो ये राइटिस्ट है ना तो लेफ्टिस्ट है। ये समय के हिसाब से ये सेंटर एक लंबे टाइम तक जब इंडिया का की पॉलिसी जो थी वो जब यूएसएसआर था पूरी तरीके से, जब वर्ल्ड ब्रेक नहीं हुआ था वर्ल्ड चली, तो ये सेंट्रल लेफ्ट का ओरिएंटेशन था, खासकर इंदिरा गांधी वगैरह के टाइम पे ज्यादा हो गया था। नेहरू जी का भी अपना ही रहा। और बाद में जब मनमोहन सिंह गए तो फिर ये सेंटर राइट हो गए, क्योंकि शुरुआत ही मनमोहन सिंह ने करी थी 10 गवर्नमेंट में, जब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने जो नई हम जो भी देख रहे हैं ये बेसिकली मनमोहन सिंह का पूरा किया हुआ, जो पूरा बेस उनका बनाया हुआ है, नई तरीके की इकोनॉमी, नई कंट्री, सब उनका पूरा बनाया हुआ है। इस पे पूरा काम हो रहा है आजकल। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमी। बाकी आइडियोलॉजिकल में अलग अलग है। ये ये सेकुलरिज्म के लिए पार्टी डिवोटेड थी और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज के लिए। ये यूपीए का हिस्सा था और लगभग 20% वोट मिले और 52 सीटें लास्ट वाले इलेक्शन। ये नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, 1999 में बनी। ये भी कांग्रेस से अलग हट गए थे। ये शरद पवार साहब अभी फिर से इनकी पार्टी में फिर से भी काफी लोग अलग हो गए हैं। गवर्नमेंट में अलग से गवर्नमेंट बनी और गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म, जो भी स्टेट पार्टीज होंगी जो अलग हो गए, वो चाहे ममता बनर्जी वाली रही हो या जो एनसीपी है, बेसिकली महाराष्ट्र मुंबई में जो लोग बहुत डोमिनेट करते हैं। और सोशल जस्टिस, इक्विटी और सेकुलरिज्म, गांधी सेकुलरिज्म कि इनका कहना था कि जो हाई ऑफिसर हैं वो जो इंडिया के जो लोग बॉन्ड हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, जो नेचुरल बॉन्ड ऑफ द कंट्री में है। इस बात पे लोग अलग हुए थे और इनकी प्रेजेंस मेघालय, मणिपुर और असम में भी है, इसलिए ये नेशनल पार्टी में जाते हैं। 6% से ज्यादा वोट इन तीनों में मिल जाता है। हमारा महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट में अक्सर रहे कांग्रेस के साथ, अलायंस विद कांग्रेस अभी तक थे। ये लास्ट ईयर ये लोग अलग हो गए। लास्ट ईयर, हाँ, 2023 जुलाई अगस्त में जब शिंदे अलग हो गए थे। ये एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना पहले मिलके चला रहे थे, अब बीजेपी रन गवर्नमेंट चल रही है। पार्टी में टूट फूट हो गई तो चले गए। इनको 5 सीट मिली थी लोकसभा में, 1.4%। टोटल इलेक्शन का 1.4%। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अभी स्टेट पार्टीज है, ये भी स्टेट पार्टीज हैं। ये कुल 7 स्टेट पार्टीज हैं, इसको लोग रीजनल पार्टीज बोलेंगे। सॉरी, ये ज्यादातर इन 7 को छोड़ करके इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज को स्टेट पार्टीज के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। एक ठीक ठाक नंबर है, हम लोग को याद नहीं आ रहा, मोस्ट ऑफली 50 के आसपास है। लगभग 50 स्टेट पार्टीज हैं। इनको रीजनल पार्टीज बोला जाता है। 50 से कुछ ज्यादा ही है, 54 ऐसे कुछ है। ये पार्टी जो है वो इनको नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। कुछ तो ऐसी है, आर ऑल पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। जैसे समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय जनता दल है। समाजवादी यूपी में रही, राष्ट्रीय जनता दल से बिहार तक सीमित रही। लेकिन ये भी नेशनल लेवल पे इन लोगों के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कई स्टेट्स में इन लोग की यूनिट होती है। क्लियर? ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी में ही है, ये बाकी स्टेट में भी है। ये राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, वहां पे भी इनकी पूरी स्टेट यूनिट है। कुछ रीजनल पार्टीज है जो गवर्नमेंट, जैसे जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति,
वो अपनी स्टेट आइडेंटिटी के लिए ये सब ज्यादा ये लोग मतलब कॉन्शियस रहते हैं। और पिछले 30 सालों में जो नंबर स्ट्रेंथ इन पार्टीज की धीरे धीरे वो फैल एक्सपेंड हुई है। तो जो इंडिया के जो पार्लियामेंट है पॉलिटिकली वो ज्यादा डाइवर्स होता गया कि यहाँ से जो रीजनल पार्टीज के एमपीज आने लगे। तो वो जब ज्यादा डाइवर्स हो गए तो वो पार्टी जो रीजनल पार्टीज के जो आ रहे हैं वो लोग अपनी बात करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई। तो नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर अपने अपने दम पे कोई भी अभी तक मेजोरिटी नहीं लोग बना पा रहे हैं। सन 2014 तक नहीं बना पाए थे तो इन सभी पार्टियों का सपोर्ट लेना पड़ता था। तो स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी को अलायंस करना जरूरी हो गया था। और कई बार तो इन लोगों ने ये नेशनल गवर्नमेंट जो बनती थी दिल्ली में उसमें लोग पार्टिसिपेट भी करा करते थे। ये रीजनल पार्टीज का कुछ सिंबल्स है। जम्मू कश्मीर में है ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। तो साइकिल का निशान जैसे है ये समाजवादी को भी मिला हुआ है यूपी में और पैंथर्स पार्टी को भी मिला हुआ है जम्मू कश्मीर। जब एक जब हो जाता है जब नेशनल पार्टी हो जाती है उससे फायदा होता है कि एक सिंबल एक मिलता है हर जगह पर। तो सिंबल को लोग ज्यादा पहचानते हैं। तो सिंबल से मतलब जैसे यहाँ पे लोग उतना कॉन्शियस नहीं है पोलिटिकल पार्टी से तो लोग जो सिंबल से लोग बात करते हैं कि लालटेन दौड़ेगा साइकिल दौड़ेगी हाथी चलेगा मतलब जो भी रहता है। आम आदमी पार्टी ये झाड़ू निशान है। ये शिरोमणि अकाली दल इंडियन नेशनल लोक दल जगह जगह पूरा आपको मैप में दिया हुआ है। देखिए जम्मू कश्मीर का दिया हुआ है पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है। उत्तर उत्तर यूपी में आपका राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय लोक दल ये चौधरी चरण सिंह जो जयंत चौधरी जो अभी बीजेपी जिन्होंने अभी बीजेपी के साथ अलायंस किया है जो फिर इंडिया का पार्ट थे ये लोग मेरठ साइड में वेस्टर्न यूपी में। ये चौधरी चरण सिंह यहाँ के थे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। और ये जनता दल यू लोक राष्ट्रीय जनता दल ये सब बिहार की पार्टी है। सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नागा पीपुल्स फ्रंट ये आप लोग देख आप लोग स्टेट वाइज पूरा आप लोग को ये पूरा दिया हुआ है कौन सी कहाँ पर है ये मैप पे आप लोग तैयार कर लेंगे। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये आपको मिल जाएगा। ये असम हाँ ये कोर्स में मैप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम। ये चल अच्छा तूने बता दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये। तो इसका मतलब कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सब अब तो खत्म ही हो गया। ये है अच्छा। अच्छा। ये हम लोग देखते हैं कि जो जो क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज है या जो वर्किंग और डेमोक्रेसीज है क्योंकि पार्टी जो है वो ज्यादातर एक डेमोक्रेसी का एक विजिबल फेस होती है। तो ये नेचुरल है कि हम जो लोग जो है वो पार्टीज को ब्लेम करते हैं जो भी रॉन्ग होता है उसके लिए। तो जैसे तारीफ करते हैं तो लोग उसी को लोग रॉन्ग के लिए पार्टीज को ही वो लोग राजनीति सारी दुनिया में पीपल जो है अपना जो डिससेटिस्फैक्शन है वो दिखाते हैं पॉलिटिकल विद द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। कि पॉलिटिकल पार्टी तो काम अच्छे से नहीं कर रही है इसलिए उस लोग बहुत संतुष्ट नहीं रहते हैं। हम लोग का भी वही हाल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कहीं भी लोग पॉलिटिकल पार्टी से खुश नहीं है। तो 4 एरियाज में ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है द वर्किंग इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो पार्टीज को इन चैलेंजेस को देखना पड़ेगा उसको ओवरकम करना भी पड़ेगा। नीचे क्या है हाँ? ये इंडेक्स पे ना हाँ 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 मीडिया कंट्रोल रहता है। मीडिया कंट्रोल कर लेते हैं जो भी लोग गवर्नमेंट में है चीजें हैं एडवर्टीजमेंट है पैसा है मीडिया को भी पैसे की जरूरत है। तो गवर्नमेंट पैसा देगी तो मीडिया जो पैसा देगा जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा।
पेरेंट्स पैसा देते हैं आपके लिए, तो आपको उनकी बात माननी पड़ती है ना। वैसे अब आइडियली मीडिया शुड बी फ्री, तो जितना ज्यादा मीडिया फ्री होगा उतना अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड के मतलब पूरी दुनिया के हिसाब से देखते हैं, पाकिस्तान वगैरह को छोड़ दे हम लोग, पाकिस्तान उगांडा वगैरह कुछ कंट्रीज छोड़ दे, उसके अलावा इंडिया में प्रेस की फ्रीडम बहुत कम रह गई है इन कंपैरिजन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। In the working of political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy. पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पहले जो है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है विद इन पार्टीज। जो पार्टी जिसका जो हेड होता है वो जो चाहता है जैसे चाहता है वैसे करता है, उनकी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की बढ़ती है, वो जो हेड है उसके जो जो के दरबारी है 4-5 लोग, वही लोग कैंडिडेट है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी ना होने से बड़ी दिक्कत है। ये सभी पार्टीज का हाल है। टीएमसी में ममता बनर्जी जो चाहेंगे वो होगा, समाजवादी में जो अखिलेश यादव चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो चाह रहे हैं, मतलब किसी भी पार्टी, बीजेपी में जो मोदी और अमित शाह चाह रहे हैं वो होता है। राहुल गांधी अपने कुछ दरबारियों के साथ डिसाइड कर देते हैं, इलेक्शन तक नहीं होने देते हैं ठीक से। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये, लेकिन ये टेंडेंसी पूरे वर्ल्ड की है, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर टॉप पे पहुंचे। टेंडेंसी ये है, प्रैक्टिकली ये हो रहा है, कुछ लोग के पास सारी पावर पहुंच जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पार्टीज जो है वो मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती हैं, इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं, लगातार जो होते हैं वो फॉर्मेलिटी टाइप के हो जाते हैं। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है कि कैसे करना है, अंदर क्या चल रहा है पार्टी के, और ना ही उनके पास वहां तक पहुंचने का या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का कोई रास्ता रहता है। तो उनको जो ऊपर से कह दिया जाता है ये करना है, वो बेचारे जाके करते हैं कि पार्टी के नाम पे हो। तो कुछ लोग जो है बहुत पावर एंजॉय करते हैं, बाकी लोगों के पास से पावर गायब रहती है। दूसरा, तो डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, तो और जो लॉयलिटी जो है लोगों की वो लीडर के साथ ज्यादा है बजाय कि प्रिंसिपल और पॉलिसीज की, ये एक और कमी। जैसे अभी बिहार में अगर जेडीयू के अगर ये जो चीफ थे, अगर नीतीश कुमार ने अगर पार्टी अगर बदल दी, बीजेपी के साथ चले गए, तो जो उनके रेस्ट ऑफ द एमएलए उनको भी जाना पड़ रहा है बाकी पार्टीज के। या जब वो बीजेपी के लाइन छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल से जब जाके मिले थे, उस समय भी सारे एमएलए साथ में गए थे। और जो बाकी फॉलोवर्स है, ये तो हम एमएलए की बात कर रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो तो ऑटोमेटिकली उनको मान लिया जाता है कि जो लीडर कह रहे वही सही। तो लीडर के लिए लॉयल्टी होती है इस समय जो चल रहा है, तो जिधर लीडर गया उधर सब वर्कर चले गए। इधर महाराष्ट्र में इधर बहुत हुआ। जो सेकंड चैलेंज है वो डायनेस्टिक सक्सेशन, परिवार के ही लोग चले आ रहे हैं, परिवार वालों को ही जगह हो रहा है। ठीक, तमाम जैसे अखिलेश यादव का नाम ले लें, या तेजस्वी यादव का ले लें, या राहुल गांधी का ले लें, या राजनाथ सिंह के लड़के हैं, या मतलब हर पार्टी में वही हाल है कि उन्हीं लोगों को चुन लिया जा रहा है। जो फादर थे फिर वो आ गए, उनका बेटा आ गया। तो वो डायनेस्टिक रूल चल रहा है। जो भी ये मतलब वो उनके घर की पार्टी होगी, घर के सभी मेंबर को टिकट मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो कोई ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है इनके फंक्शनिंग का।
ऑर्डिनरी वर्कर के को ऊपर तक पहुंचने का अपने दम पे कोई रास्ता नहीं है। जैसे अभी जो लोगों को, जो ऑर्डिनरी वर्कर ऊपर तक पहुंच भी रहे, उनको पार्टी पिक कर ले रही है, वो अपनी मेहनत से नहीं, दे आर सरप्राइज देमसेल्व्स, तब खुद चौंक जाने, अरे हमको चुन लिया। अभी जैसे अभी हुआ है ये एमपी में, राजस्थान किसी, मतलब अगेन, मतलब दिखाई तो पड़ रहा है कि ऑर्डिनरी वर्कर पहुंच गया, अगेन अपने दम पे नहीं पहुंच रहा है, फिर ऊपर से जो उन्होंने जिसको चुन लिया। क्लियर? ये एक कमी होती है। अच्छा, ये इस तरह की कमियां कुछ बाकी कुछ एडवांस कंट्री जहां पे कि डेमोक्रेसी मैच्योर्ड, वहां पे नहीं, जैसे कि ब्रिटेन है। पर ये जैसे कि ये है, ये ऋषि सुनक थे इंग्लैंड में, जो प्राइम मिनिस्टर का उस क्या अपोज करके ये वहां पे पहुंचे। उसके पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यूके में ही, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अपोज किया, फिर पार्टी ने उनको इलेक्ट किया और फिर प्राइम मिनिस्टर। ये आप इंडिया में आप नहीं सोच सकते। अगर जब और कभी जब हुआ तो लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ती है, जो उसने अपोज किया। जैसे कि डॉक्टर वीपी सिंह ने जब अपोज किया था राजीव गांधी का, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको कांग्रेस पहले छोड़ी, तब उन्होंने अपोज किया। पार्टी में रहते हुए आप अपोज नहीं कर सकते। तो those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favorable people close to them or even their family members. तो जो उनके फैमिली मेंबर्स उनको अनफेवर एडवांटेज देते जाते हैं। कई पार्टी जो है जिसमें जो टॉप पोजीशन जो है, वो ज्यादातर वो एक फैमिली के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए अनफेयर हो जाता है। डेमोक्रेसी के लिए भी एक खराब बात है। जिनके पास ना एडुकेट एक्सपीरियंस है, ना पॉपुलर सपोर्ट है, वो लोग सीधे आकर के बन जाते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ना उन्होंने कुछ लड़ाई करा, कुछ नहीं करा। तीसरा चैलेंज है ये मनी एंड मसल पावर। पार्टीज में पैसा और माफिया, मसल पावर, गुंडागर्दी, खास करके इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन जीतने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को वो लोग वहां पे खड़ा कर देते हैं, इसके आगे सब लोग की बोलती बंद रहती है। वो कुछ जो, मतलब जो मसल पावर वाले को माफिया बोलते हैं, अक्सर उन लोग को टिकट मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उनको मिलता है जो लोग के पास पैसा है, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जो लोग पैसा इंतजाम कर सकते हैं, उनको सीट देनी पड़ जाती है। अच्छा, वही वाले जो पैसा इंतजाम कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन किसी और के, जो पैसा का इंतजाम कोई और करने वाला, इसलिए उसी को आपको लीडर बनाना पड़ रहा है। तमाम जगहों पे हो रहा है। तो रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। तो जो अमीर लोग हैं, जो लोग पैसा दे रहे हैं, फिर वही लोग पॉलिसीज और डिसीजंस में भी रहे। कुछ क्रिमिनल्स तक का सपोर्ट हो जाता है, कुछ पार्टी जो क्रिमिनल का सपोर्ट लेती है। पूरी दुनिया भर में लोग इस बात से लोग परेशान हैं कि जो रिच पीपल और बिग कंपनीज का रोल है, ये कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बेसिकली वो लोग जो चाहते हैं वो हो जाता है। जो चौथा चैलेंज, the fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. मीनिंगफुल चॉइस के लिए पार्टीज को डिफरेंट होना पड़ेगा, बेसिक्स में डिफरेंट होना पड़ेगा, तब मीनिंगफुल चॉइस होगी। अभी हाल में देखा जा रहा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पार्टीज में लगभग खत्म होते जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में। सभी लोग लगभग वही बात कर रहे हैं, तो कोई दो तरह की बात ही नहीं हो रही जो लोगों के पास चॉइस बने।
एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि डिफरेंस जो है, जो पहले लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वो फंडामेंटल एस्पेक्ट पे वो लोग एक ही बात पे लोग एग्री कर जा रहे हैं। पहले हर बात वो लोग अलग अलग होते थे। जैसे इंडिया जब उसमें था, जब ब्रिटिश रूल में था, तो इंडिया के आजादी के लिए लिबरल पार्टी वाले फेवर में थे, और इंडिया को आजाद नहीं करना है वो कंजर्वेटिव पार्टी वाले थे। डिफरेंट लाइन तो होनी चाहिए ना पोलिटिकल पार्टी। अब देखिए, अब वो वहां पे वो दोनों लोग भी अब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। बस सिर्फ डिटेल्स पे की पॉलिसीज कहते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हमारी कंट्री में भी डिफरेंस जो है तभी मेजर पार्टीज में इकोनॉमिक पॉलिसीज में लगभग बहुत कम हो गया। चाहे जो गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इकोनॉमिक पॉलिसीज में। जो मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी जो शुरू करी हुई थी 1991, उसके बाद से कई गवर्नमेंट आई गई। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बाद देवी गौड़ा गवर्नमेंट आई, गुजराल गवर्नमेंट आई, वाजपेयी गवर्नमेंट आई, फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई, फिर ये मोदी गवर्नमेंट आई, वही सेम पॉलिसी चल रही, थोड़ा और आगे बढ़ा बढ़ा के। तो कम से कम चॉइस तो होनी चाहिए ना लोगों के पास। तो चाहे जो आएगा वही चलेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, पूरी दुनिया भर में सब लोग उसी पे हैं। तो जो लोग कोई डिफरेंट पॉलिसी चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। जब तो ऑप्शन ही नहीं, लोग किसको वोट देते हैं? लोग किसी को दीजिए, वही काम तो होगा, चाहे जो है, बस चेहरा बदल जाएगा। ठीक है, कोई कुछ बाकी कुछ नहीं बदलेगा, वोट देते नहीं। अभी एक बुक अभी रामनाथ ने लिखी, वो कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब लोग इलेक्शन में वोट देना समझने लगे। वो कहते हैं हाँ डेमोक्रेसी हो गई। तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी ही, ये तो इलेक्शनोक्रेसी हुई। देखिए 50 में का चेक आ गया। उन्होंने कहा हाँ, ये नेताजी हैं कि 50 करोड़ के आपके पास है, आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रही हैं? पार्टीज कैसे रिफॉर्म हो सकती है? ठीक, पार्टीज का कैसे रिफॉर्म हो सकती है? सबसे पहली बात आप बच्चे हम लोग पूछ रहे हैं कि वो विलिंग है कि नहीं है रिफॉर्म होने के लिए। अगर विलिंग है तो उनको रिफॉर्म करने से रोक कौन रहा है? तो अगर क्वेश्चन इसमें दिए हुए, अगर विलिंग नहीं है तो क्या उनको फोर्स किया जा सकता है कि लोग रिफॉर्म करें? कुछ लोग हंस रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने बैठ करके। सिटीजंस ऑल ओवर, पूरी दुनिया भर में ये सवाल है, और इसके इतना इजी आंसर नहीं देना है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो नेता ही लेंगे जो ऊपर बैठे। तो वो अपने को क्यों रिफॉर्म करने का डिसीजन लेंगे? आप कर क्या सकते हैं कि एक नेता हटा के दूसरा ले आइए, लेकिन रहेगा तो वही, घुमा फिरा के बात तो नहीं की होगी, वही लोग आपस में रहेंगे, तो चेहरा बदल जाएगा और बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अगर अगर लोग रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको फोर्स कैसे कर सकते हैं कि बदले अपने को? आप लोग हंस रहे हैं तो कुछ अभी रिसेंट कभी कुछ हुआ थे, हुए थे, जैसे एंटी डिफेक्शन बिल आया कि जो पहले एमएलए और एमपी भाग जाया करते थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, वो अब आप जब तक ग्रुप में नहीं भागेंगे नहीं माना जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ यही है कि कम से कम पूरी पार्टी के 1/3 लोग धोखा दे तब तो दो धोखा है, अगर अकेले देंगे तो नहीं माना जाएगा, तो सबको एक साथ देना पड़ेगा। और इधर बहुत होता रहता है अब इधर बिहार में तो पूरी पूरी पार्टी ही शिफ्ट हो जाती है। महाराष्ट्र में पार्टी टूटी तो जो चीफ मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी सब लोग चले।
वही हर शरद पवार की पार्टी में बस वही बाकी रह गए, बाकी सब लोग अलग हो गए। तो ये हुआ तो फॉर्मेलिटी है, लिखा हुआ बुक में भी, इससे कुछ नहीं कह सकते। इट इज नॉट क्लियर अगर ये सब जो कर रहे हैं उससे इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो विप अलग इशू हो जाती है। आपकी अपनी ओपिनियन जो चाहे वो हो कि एन मौके पे आपको उसी पार्टी को वोट देना, सीधे ऑर्डर आ जाता नहीं, इसी लाइन पे देना। A law should be made to regulate the internal affairs of the political party। ये कहते हैं कि एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल अफेयर्स को भी वो रेगुलेट करे। ये कंपलसरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर मेंटेन करे। इससे क्या हो जाएगा पता नहीं, अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर रजिस्टर भी मेंटेन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखिए, जज करिए पार्टी डिस्प्यूट्स को, पार्टी के अंदर डिस्प्यूट्स होने चाहिए, उसको उसका फैसला होना चाहिए, ओपन इलेक्शन होने चाहिए हाईएस्ट पोस्ट तक के लिए। लेफ्ट साइड को छूट गया। एनी एमएलए तो बताए तो पार्टी बदल सकता था। हमने ये नहीं कहा था, मतलब ये उसमें नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि इसके इन्फ्लुएंस को, मनी और कैंडल्स को खत्म करने के लिए। अब ये मैंडेटरी हो चुका है कि सभी को एफिडेविट देना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी और कैंडल केस जो उसके केस में पेंडिंग है। तो जो न्यू सिस्टम जो है उसमें से ढेर सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल जाती है कि हमारे नेता में, मैंने किस नेता पे कितने केस चल रहे हैं, अब ये मालूम हो जाता है। ठीक है, कितने किसने उन्होंने वो कितने सीरियस केसेस हैं, किस तरह के केसेस हैं। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सब सही हो। तो इस तरीके से जो रिच और क्रिमिनल हैं वो लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोग सब ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करवाइए और इनकम टैक्स रिटर्न भरिए, पार्टी से करना शुरू हो गया। देखिए सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये सब तो हो ही चुका है, कुछ मतलब नहीं। इनके से एनसीईआरटी बुक्स उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है। ये कहते हैं साहब कम से कम 1/3 वुमेन्स को टिकट दीजिए। हम्म, ठीक है ना, और जितनी बॉडीज हैं उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़वाइए, स्टेट फंडिंग हो इलेक्शन की, गवर्नमेंट पैसा दे और गवर्नमेंट सारा पैसा इलेक्शन का कवर करे। जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, ईटीसी सब गवर्नमेंट सबको दे, पॉलिटिकल पार्टीज को। ये लिखा हुआ है, या सबको कैश दे दे गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, और वो भी ऐसे कैश दे कि जिसको ज्यादा वोट मिले उसको ज्यादा कैश मिलेगा। ये सजेशन एनसीईआरटी। सब लोग पॉलिटिकली बाउंड हैं, सिस्टम में है चीज। लेकिन इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनको वोट कम मिलते बोले एग्री नहीं हुए। वो कहते जब ये एग्री हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। कैसे होगा पता नहीं, लेकिन एग्जाम में लिखना होगा आपको, आएगा तो क्या क्या करें। तो 1/3 वुमेन वाला, और सारा पैसा स्टेट दे, वोट के हिसाब से दे, पेट्रोल दे, गाड़ी दे, पेपर दे, टेलीफोन का खर्चा दे दे। अच्छा, बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज काम है वो भी काम तब बंद हो जाएगा। कैन बी काउंट, ये भी है, इसलिए उनको बाद में भी इसलिए उनको फ्री छोड़ा जाए। क्योंकि फिर उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज तो नेता आप लोग जानते हैं क्या चीज होती है, तो वो लोग फिर उस सिस्टम को वो लोग धोखा देंगे वो लोग।
अच्छा, और इस वो लोग ये लॉ लेके क्यों आएंगे जो उनको पसंद नहीं, अपने खिलाफ क्यों लॉ लेके आएंगे पॉलिटिकल पार्टी? ये दो तरीके हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म हो सकती है। पहली बात है लोगों में फिर छोड़ दिया, when people can put प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करें, तो ये पिटीशन, पब्लिसिटी और एजिटेशन से हो सकता है। Ordinary citizens, pressure group and movements, and the media can play an important role in this. तो मीडिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, लेकिन अगर मीडिया ही नहीं सह रही है तो अब कौन करेगा? प्रेशर ग्रुप है। अगर पॉलिटिकल पार्टी फील करती है कि वो पब्लिक सपोर्ट खो देंगे तो वो तुरंत वो बाय नॉट टेकिंग रिफॉर्म तो वो जरूर करेंगे। लेकिन ये पब्लिक प्रेशर बने कैसे? बनेगा तो गवर्नमेंट बनने नहीं देगी, वैसे ही किसी कोई धरना करने आएगा तो उसको हटा देगी। तो इसके अलावा दिस उनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, ये मेजर पॉइंट है। लोग ज्वाइन नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह की पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है। ये डिफिकल्ट है ऑर्डिनरी सिटीजन, क्योंकि वो सिंपल क्रिटिसाइज करके बाहर से बैठ के वो पार्टी को रिफॉर्म, सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, संभव नहीं है। उसके लिए पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। और ये जो जब तक पॉलिटिक्स में ठीक लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब माफिया, क्रिमिनल, रिच लोग ही आ रहे हैं, ऑर्डिनरी पढ़े लिखे एजुकेटेड जो सोसाइटी के लिए जिनको करना है वो सब लोग घर बैठे हुए हैं, बस बोल दिया क्लास में या कहीं भी, उससे काम नहीं चलेगा। आना पड़ेगा, ठीक से आना पड़ेगा, तभी रिप्लेसमेंट्स हो पाएंगे।